आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 के गणित के पेपर को, जो कि आपके हाफ ईयरली का पेपर दौसा जिले का आपके सामने है ये। और जिनके पेपर नहीं हुआ है गणित का वो ये वीडियो पूरा देखें ताकि पता लग सके कि गणित में जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके 1 नंबर का आएगा। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक आपके एक नंबर के इसमें पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इस प्रश्न में ऑप्शन जो दे रखे हैं वो √5, 2√3, 1/√2 और 1/√3। लेकिन इस सवाल में जो चारों ही ऑप्शन गलत है या फिर एक ऑप्शन में आपको थोड़ी मिस्टेक दिखाई दे रही। ये जो सवाल है √5 वाला, इसमें √5 नहीं होकर यहाँ पर या तो √4 होगा या फिर इसकी जगह पर √9 हो सकता है या √16 हो सकता है। बाकी ये चारों ये जो अपरिमेय संख्या है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसमें यहाँ पर √4 होगा। तो ये वाली परिमेय संख्या है, क्योंकि हम √4 को लिख सकते हैं 2 और 2 एक परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2 है इसमें, बहुपद 6x² - 7x - 3 में x का गुणांक कितना है? तो x के गुणा वाली संख्या बतानी है। तो x के गुणा वाली जो संख्या है वो -7 है। ऑप्शन में -7 भी है और +7 है, लेकिन इसमें जो गुणांक जो दे रखा है वो -7 है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ग वाला -7। फिर सवाल नंबर 3 है इसमें, एक द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की जो संख्या है उसकी घात से हम पता कर सकते हैं। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं। तो ये साफ लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद है, और जो बहुपद दे रखा है वह भी बहुपद का मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो इसमें इसकी घात 2 है, तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये अगर रैखिक बहुपद होता, रैखिक बहुपद में इसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 ही होती है। त्रिघात में बहुपद की जो शून्यक होते हैं वो 3 होते हैं। चौथा सवाल है आपके 7वीं प्रश्नावली का। ये निर्देशांक ज्यामिति में से आपको एक बिंदु दे रखा है 3, -2, ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? तो 3, -2 यानी कि x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। जब हम इसको निर्देश तंत्र में देखेंगे तो इस पहले वाले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में x माइनस का और y प्लस का होते हैं, तीसरे वाले में x भी माइनस और y भी माइनस, चौथे वाले में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो ये जो बिंदु दे रखा है वो चौथे वाले का दे रखा है, प्लस के 3 और माइनस के 2। तो ये हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। इसका जो उत्तर होगा वो चतुर्थ चतुर्थांश होगा। पांचवा सवाल आपके इसमें, एक रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुपात में संबंध दे रखा है कि a1/a2 जो बराबर है b1/b2 के, और तीसरा जो अनुपात है वो c1/c2 ये बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका जो प्रतिबंध है वो कौन पालन करता है? तो इससे जो रेखा बनेगी उसको हम समांतर रेखा कहेंगे, क्योंकि ये इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो जब भी ऐसा अनुपात आएगा तो उसके लिए समांतर रेखा होगी। हल की प्रकृति पूछे तो इसका कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसलिए इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये अगर इस रूप में होता a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हम इसको लिखते हैं, इसकी जो रेखाएं बनेगी वो प्रतिच्छेदी होगी और इनके जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का ग्राफ बनता है, और इनका हम केवल एक हल प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। तीनों ही बराबर हो जाएं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो वो जो रेखाएं होती है वो समपाती होती हैं और उनके अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। फिर सवाल नंबर 6, जिसमें आपको सही गलत बताना है कि इसका जो 8वें पद का मान है वो 37 होता है। तो इसका जो 8वां पद ज्ञात करेंगे तो 8वां पद का जो सूत्र है वो nवां पद का सूत्र है an = a + n - 1 × d। इसमें पहला पद 2 है, d का मान हम ज्ञात करेंगे, 7 में से 2 को घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा 5 और n का मान इसमें 8 है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + n की जगह पे लिखेंगे हम 8 - 1 × d का मान 5। तो यहाँ बचेगा 7 × 5 35 और 2 हो जाएंगे 37। तो हाँ, इसके 8वें पद का जो मान है वो 37 होता है। ये बिल्कुल सही है, सत्य है। दूसरा प्रश्न है इसका 7वां प्रश्न, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में जो स्पर्श बिंदु होता है उस पर 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये बिल्कुल एक प्रमेय है। जो भी एक हम वृत्त होता है उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं
तो जो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है वहां पर इसकी त्रिज्या हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी है उसके बराबर होती है और 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। तो यह बिल्कुल सही है। जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होता है, ये प्रायिकता का मान होता है। तो इसको हम प्रायिकता की लिमिट भी कहते हैं, इसको प्रायिकता का सीमा कहा जाता है। फिर सवाल नंबर 9 है इसमें कि किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो ये गलत है। कोई भी अनिश्चित घटना है तो उसकी प्रायिकता का मान कभी भी 1 नहीं होता है, उसकी प्रायिकता का मान हमेशा 0 होता है। और प्रायिकता का मान अगर 1 है तो वो घटना निश्चित होती है, उसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता होता है। तो अगर किसी की प्रायिकता 1 आती है तो वो घटना निश्चित होती है, और 0 वाली जो घटना होती है वो असंभव होती है। 10वां प्रश्न इसमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, क्योंकि इसमें 2 और 3 जो होती हैं वो तो होती है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 ये तो होती है अभाज्य संख्या, और फिर बचती बीच में 4, तो 4 एक भाज्य संख्या है। लेकिन सवाल मन में यह आता है कि जो 1 है वो भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो 1 जो होता है वो न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। तो ध्यान रखें, 1 का पूछ ले कभी कि ऐसी संख्या लिखी है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तब हम उसमें उत्तर लिखेंगे 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो लिखेंगे हम 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो उसका उत्तर लिखेंगे हम 3, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछे तब उसका उत्तर होगा 2। 2 अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, और ये एकमात्र संख्या है। अगर आपको पूछे कि 1 से लगाकर 100 के बीच में, 1 से लगाकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो वो उनकी संख्या है 25। सवाल नंबर 11 है इसमें, एक द्विघात बहुपद दे रखा है ax² + bx + c, इसके मूलों का योग ज्ञात करना है अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा का मान हम डायरेक्ट ही ज्ञात कर सकते हैं, माइनस का b/a होता है। ये अगर गुणनफल पूछते हैं मूलों का गुणा तो अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, लेकिन इसमें योग पूछा है अल्फा + बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का b/a। जो b होता है वो x का गुणांक होता है और a x² का गुणांक होता है। ये निर्देश दे रखा है 2,3, इसकी x अक्ष से दूरी बतानी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी x अक्ष से या फिर y अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से दूरी पूछे तब हम लिखेंगे y का मान, जैसे इसमें उत्तर हो जाएगा 3। यही अगर y अक्ष से दूरी पूछता तो इसका मान होता 2। y अक्ष से दूरी पूछे तब हम x का मान लिख लेते हैं, और x अक्ष से दूरी पूछे तब हम इसमें y का मान लिखते हैं। सवाल नंबर 13 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सारांतर d है, तो उसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम n की जगह पे 10 लिखेंगे। जो हमारा सूत्र है an = a + n - 1 × d वाला, इसमें पहला पद तो a ही रहेगा, सारांतर d ही रहेगा, हम केवल n की जगह पे 10 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a10 = a + 10 में से 1 जाएगा तो 9d। तो ये हो जाएगा 10वें पद का सूत्र a + 9d। सवाल नंबर 14, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु पर, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के ऊपर हम 3 प्रकार से स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ सकते हैं आपसे। एक, जब वो बिंदु वृत्त के अंदर हो, दूसरा वह बिंदु वृत्त के ऊपर हो, और तीसरा बिंदु वह वृत्त से बाहर हो। तो जब भी कोई बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो उससे हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, तो इस 14वें का उत्तर हो जाएगा 0। लेकिन वह बिंदु अगर वृत्त के ऊपर स्थित है तो उस बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन वृत्त के ऊपर से कितनी स्पर्श रेखा जा सकती है, तो वो जो हो जाएगी अनंत, क्योंकि इस वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु है, तो हम एक बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं। तो इस वृत्त के ऊपर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, जैसे ये वाला वृत्त है और ये हमें बाहर बिंदु दे रखा है P, यहाँ से हमें इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इनकी जो संख्या होगी वो हमेशा ही 2 होगी। ये वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी 2, और इन दोनों की जो लंबाई है वो हमेशा बराबर होती है। इसको हम T1 नाम दे देते हैं और इसको हम T2 नाम दे देते हैं। तो ये PT1 की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस PT2 की होती है। तो सवाल नंबर 14 का उत्तर आपको मिल गया होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 0, क्योंकि बिंदु वृत्त के अंदर है तो इस अंदर वाले बिंदु से हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। खींचेंगे तो वो तो हो जाएगी छेदक रेखा, वो फिर स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। छेदक रेखा क्या होती है, जब कोई वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट कर निकलती है रेखा तो उसको हम छेदक रेखा कहते हैं।
सवाल नंबर 15 है कार्तीय तल में मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। इसको हम भुज कहते हैं और इसको हम कोटि कहते हैं। जो x का मान होता है वो भुज कहलाता है और y का मान इसमें कोटि कहलाता है। अंग्रेजी में इसको अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट कहते हैं। फिर सवाल नंबर 16 में आपको इसका मसापा ज्ञात करना है। तो मसापा में इसको हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो 96 और 120 का गुणनखंड करेंगे, फिर जो दोनों में मिलती हुई संख्या होगी उसको हम एक एक बार लिखेंगे और इन सभी को गुणा कर लेंगे। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसका भाग 96 में भी जाता है और 120 में भी जाता है। तो जब 96 और 120 का हम गुणनखंड करेंगे तो इनमें से जो संख्या मिलेगी, एक तो आपको इसमें 2 मिलेगा दोनों में, और एक और 2 मिलेगा, एक और 2 मिलेगा, और एक आपको मिलेगा 3। इन सबको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 24। आपके आंसर आएगा इसमें 24। सवाल नंबर 17, एक द्विघात बहुपद का आपको उदाहरण लिखना है। तो एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी घात आपको 2 मिले, जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। फिर सवाल नंबर 18 है किसी n समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का आपको सूत्र लिखना है। तो प्रथम n पदों का जो योगफल होता है वो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो उसको हम व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ये मान लो कोई वृत्त है और इसकी सबसे बड़ी जीवा, जीवा का मतलब वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखाखंड, तो परिधि पर 2 बिंदु होते हैं, उनको मिलाते तो वो जीवा बनती है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। ये वृत्त है, इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होगी ये इसका व्यास होगा। सवाल नंबर 20, आपको दे रखा है पीई प्रायिकता दे रखी किसी घटना की 0.05, आपको उसकी प्रायिकता नहीं होने की, उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है। तब हमें होने की दे रखी तो नहीं होने की ज्ञात करने के लिए इस 1 में से हम इस 0.05 को घटाएंगे। तो जब भी हम 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 0.05 और इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.95, इसके आंसर आएंगे। सवाल नंबर 20 के जो आंसर आएंगे वो 0.95 आएंगे। सवाल नंबर 21 जो आपके दे रखा है वो तीसरी प्रश्नावली का सवाल है ये, दूसरी प्रश्नावली का सवाल है ये। एक द्विघात बहुपद का बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दे रखा है। तो हमको एक तीसरा चर मानेंगे के और उसको फिर एक द्विघात बहुपद के रूप में बदलेंगे। सवाल नंबर 22 से एक रेखीय समीकरण युग्म, इसको आपको विलोपन विधि से हल करनी है। तो विलोपन विधि के लिए क्या होता है कि या तो x का मान बराबर होना चाहिए या फिर y का मान बराबर होना, y का जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि या तो इसको 2 से गुणा करें तो ये 2x हो जाएगा, या फिर इसको 3 से गुणा करें तो ये 3y हो जाएगा। तो हम इसको 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 1 को हमने 2 से गुणा कर दिया। फिर दूसरी समीकरण है वो है 2x माइनस 3y और बराबर में है 4। जब इसको हम घटाएंगे तो इनके निशान बदल जाएंगे, क्योंकि x का बराबर किया तो हमने इनको निशान बदलने पड़ेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। ये वाला इससे कट के 0 हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा और ये हो जाएगा इसमें 2y और 3y, ये हो जाएंगे 5y और इसमें इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। तो y का मान आएगा 6/5। जो 6/5 जो y का मान आया उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 23 से अपने इसमें 21, 18, 15 इसका 12वां पद ज्ञात करना है। तो 12वां पद ज्ञात करने के लिए जो a का मान है इसमें वो हो जाएगा 21, d का मान 18 में से 21 को घटाएंगे -3 आएगा, -3 और n का मान इसमें दे रखा है 12। तो nवां पद वाला सूत्र लगाकर इसमें हम nवां पद ज्ञात करेंगे।
सवाल नंबर 24 है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 31वां पद ज्ञात करना है। उसके लिए आपके पास ए का मान होना चाहिए, इसके लिए आपके पास डी का मान होना चाहिए। तो इस 11वें पद से और इस 16वें पद से आपके पास में दो समीकरण बनेगी, जिसके माध्यम से हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। फिर जो भी ए और डी का मान आएगा उसको हम एनवां पद लगाकर इसका 31वां पद ज्ञात करेंगे। जैसे ये ए 11 है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी। ए प्लस 10 डी बराबर हो जाएगा 38 बराबर ए प्लस 10 डी। इसी प्रकार से ये 73 है तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस 15 डी, क्योंकि 16 पद है तो उसको हम लिखते हैं ए प्लस 15 डी बराबर 73। इस प्रकार दोनों समीकरण से हम ए और डी का मान ज्ञात करके फिर जो भी उत्तर आएगा उसको हम एनवां पद लगाकर 31वां पद ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 25 है, इसमें एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड, इसको हमें 2:3 में विभाजित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है 6 सेंटीमीटर का, फिर एक सिरे पर एक न्यूनकोण बनाना है, फिर इसको जोड़ करनी है 2 और 3 की 5 हो जाएगा। फिर प्रकार को खोल के इस ए बिंदु से इस कोण वाली लाइन पर आपको 5 बराबर चाप काटने हैं, लास्ट वाले चाप को इससे मिला लेना है। फिर यहाँ जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण इस दूसरे चाप पर आपको बनाना है, फिर यहाँ से इसको मिलान करना है। तो ये जो अनुपात आएगा वो आपके 2:3 आ जाएगा। फिर ये पहले प्रश्नावली का सवाल है आपके, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर सवाल नंबर 27 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाजित है। तो आपको प्रथम 40 पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो जिसमें 6 का भाग जाता है। तो वो वाली जो संख्या होगी वो 6 का पहाड़ा बनेगा, 6, 12, 18 और ये चलेगी n का मान इसमें 40 है। ऐसे इसमें 40 नंबर है, इन सब की हमें करनी है जोड़। तो पहला पद हो जाएगा a बराबर 6, d बराबर हो जाएगा इसमें 6 और n का मान हो जाएगा 40। तो हम इसमें जो SN वाला सूत्र है वो लगाकर इसमें n बराबर 40 पदों का योग ज्ञात करेंगे। n की जगह पे लिखेंगे हम इसमें 40, a की जगह लिखेंगे 6 और d की जगह पे भी लिखेंगे 6 और n का मान आ जाएगा 40। इस प्रकार 40 पदों का योगफल इसमें ज्ञात कर लेंगे। सवाल नंबर 28 से आपका इसमें एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 3 और 5, कुल कितने नंबर हो जाएंगे 6। अनुकूल परिणाम है अभाज्य संख्या यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। फिर सवाल नंबर इसका दूसरा है, 2 और 6 के बीच की संख्या बतानी है। तो 2 और 6 के बीच में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। कितनी संख्या हो गई 3, तो इसके जो प्रायिकता हो जाएगी वो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे विषम संख्या की पूछे तो वो हो जाएगा 1, 3 और 5, इसका भी उत्तर आएगा 1/2, 3/6 यानी कि 1/2। फिर सवाल नंबर 29 आपका डी है, इसमें आपको ग्राफ खींचना है, आलेख विधि से इसको हल करना है। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। इसको आपको जो ग्राफी विधि से इसको हल करना है। सवाल नंबर 29 का अथवा में आपके एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। तो ये आपके 7वीं प्रश्नावली का सवाल है 7.3 का, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है उसकी सहायता से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 4 ही बिंदु को हम चतुर्भुज के रूप में लिखेंगे और फिर इसमें से किसी विकर्ण को मिला लेंगे। जैसे हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो इससे हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं जब इसके हमें तीनों शीर्ष पता हो। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ कर लेंगे, जो भी आएगा वो क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। सवाल नंबर 30 से एक 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है और उसके केंद्र से 5 सेमी दूरी पर एक कोई बिंदु है जहां से उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है, फिर उसकी लंबाई भी मापनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर एक पी बिंदु लेना है। अब क्या करना है कि इस वाले जो OP जो बिंदु है, ये वाले रेखाखंड, इसको आधा करना है। आधा करने के लिए प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, ऊपर चाप काटना है, फिर O पर रख के इस प्रकार से और चाप काटना है, फिर दोनों को मिलान कर लेना है। अब यहाँ जो बिंदु आएगा वहाँ पर प्रकार रखना है और O और P तक पेंसिल को ले जाके इस प्रकार पूरा डोर वाला एक बड़ा वृत्त बना लेना है। जहाँ पर दोनों वृत्त मिलते हैं वहाँ से इस P बिंदु को मिला लेंगे तो ये एक स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। या फिर इसके अथवा में आपको दे रखा है कि इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसको हम पहले x के रूप में बदलेंगे, मध्य मान ज्ञात करेंगे 45, 50, 55, इनका जो बीच का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। दोनों वो मान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग लगाएंगे।
तो 42.5, 47.5, 52.5 इस प्रकार की संख्या आएगी। तो फिर उसमें हम fx वाला सूत्र लगा के इसमें हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो ये पूरा 200 जिले का पेपर था। इसके अलावा भी मेरे पास दूसरे और पेपर है जो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित, गणित से संबंधित जितने भी आपके डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।